जहां से स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे टीसीडीसी कार्यालय, उनके सेक्रेटरी को बुलाकर आयोग कार्यालय में कमीशन के ऑफिस में मैंने मीटिंग की है और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सके कि मैक्सिमम बच्चों को इसको फायदा मिले, क्योंकि कोटा भी झारखंड से हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत से खासकर प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप जो है इसमें भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं कि बच्चों को मैक्सिमम उनको कैसे वजीफा सारे बच्चों को मिले और उससे उनको फायदा पहुंचे, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो मामला है या एमएसडीपी से है या 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है, सभी को मॉनिटरिंग करके उनको ठीक ढंग से उसको तक पहुंचाने की जरूरत है। आज के दिनों में अगर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, दो काम खास करके तालीमी सूबे में अगर उनकी तरक्की करना है तो उनको इंस्टीट्यूशन खोलने की जरूरत है और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको अधिकार दिए गए आर्टिकल 29-30 में, उसके तहत अपने इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा खोले और अपने बच्चों को, खास करके जो कमजोर तबके के बच्चे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक जो है, उन बच्चों को ड्रॉप आउट से रोके भी बच्चों को और उनको पढ़ाई मुकम्मल तौर से वो कंप्लीट कर पाए। दानेश्वर तक तो इसकी गारंटी कम से कम देनी चाहिए। आपने भी हालिया दौरा किया है दिल्ली का, वहां पे मरकजी वजीर अक़लियती फलाह से आपने मुलाकात की, के रहमान खान साहब से, उनकी क्या शिकायतें, क्या मांग मुतालबा रहा आपका? के रहमान खान साहब से हम लोग मुलाकात करके ये बात कही है कि आप, क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, तो आप वहां पर बोला जाए यहाँ पर किसी भी हाल में कि यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए डायरेक्टेड बने और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अलग से बनाया जाए। तो बातें बहुत हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो ये थे झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर, जिनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि झारखंड की तश्कील के 13 सालों बाद भी यहाँ के अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं किया गया है, उन्हें आईनी हुकूक से महरूम रखा गया, उनके साथ उनके जो हुकूक हैं उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा है। अब अगले प्रोग्राम में एक खास मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजराना बीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के एहतजाजियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, ताहम एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं। सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ी, बदसलूकी के सिलसिले में युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती की पहचान की। राम मंदिर से मुतालिक अरुण जेटली के बयान पर सियासत गरमाई, जेडीयू ने कहा बीजेपी की सियासत फिरकापरस्ती पर ही है मबनी। कैदियों को सताने और फांसी दिए जाने से शाम की रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा बरहम, अमेरिका ने कहा हटाया जाना चाहिए बशर अल असद को। और हैमिल्टन वनडे में बारिश के सबब ओवर्स की तादाद की गई 42, न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने रखा 272 रनों का निशाना। और खबरों की तफसील। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के हामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इम्तनाई अहकामात के बावजूद रेल भवन पर 2 रोज तक धरना मुनज़्ज़म करने के इल्जाम में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ताहम एफआईआर में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। पुलिस ज़राए के मुताबिक एफआईआर में केजरीवाल का नाम शामिल करने से कबल स्पीकर की इजाजत दरकार है। एफआईआर में नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी, तशद्दुद और हुजूम को उकसाने के इल्जाम आयद किए गए हैं।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली पुलिस के खिलाफ एहतजाज जीत के दावे के साथ खत्म कर दिया था, जबकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 पुलिस अफसरों को छुट्टी पर जाने के अहकाम जारी किए थे। अरविंद केजरीवाल ने धरना खत्म होने से मुतालिक समझौते को दिल्ली के अवाम की जीत बताया था। दिल्ली के अवाम ने भी केजरीवाल के धरने को कामयाब और संगे मील करार दिया। ख्याल है कि आम आदमी पार्टी के धरने और एहतजाज के दौरान कई बार हालात बेकाबू हो गए थे। आप कारकुनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। कल तक केजरीवाल के धरने की तारीफ कर रही जेडीयू का सुर अचानक तब्दील हो गया। जेडीयू लीडर साबिर अली ने कहा कि केजरीवाल का धरना देना गलत कदम था। देखिए, 2 बात, मिलना और खोना एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको एक दिल्ली वो शहर है जो इस देश और प्रदेश दोनों की राजधानी की जगह है। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको जब इतनी समझ नहीं है कि आप धरने पे 2 पुलिस अफसर के ट्रांसफर के लिए, तबादले के लिए, सस्पेंशन के लिए बैठते हो, 26 जनवरी सामने है, कानून अपने हाथ में लेते हो जहां धरना देने की इजाजत नहीं है, इसका मतलब है कि आपको इस देश के कानून में विश्वास नहीं है। एक बात साफ हो जाती है, जहनियत साफ नहीं है, ये भी बात साफ हो जाती है। और क्या खोया क्या पाया, तो जनता, जिस आम जनता की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि 120 करोड़ इस देश का नागरिक, सब का सब आदमी आम है और इस देश का जनता है। कोई मुहर नहीं लगी है किसी के माथे पर कि हम आम हैं, सब लोग आम हैं, हम भी आम हैं। दिल्ली पुलिस से पंगा लेने वाले दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती की पहचान की है। जराये का कहना है कि एम्स के अंदर के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सोमनाथ भारती को डॉक्टरों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज उस वक्त का है जब युगांडा की खातून को मेडिकल जांच के लिए एम्स लाया गया था। वादर है कि सोमनाथ भारती ने युगांडा की खातून पर नशीली दवाएं फरोख्त करने और कहवागिरी का इल्जाम आयद किया था। बताया जाता है कि एम्स ने भी सोमनाथ भारती के जुमेरात के रोज एम्स पहुंचने की तस्दीक की है। युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने नासाजी सेहत के बाद दिल्ली के यशोदा हॉस्पिटल में तशखीस कराई। केजरीवाल के मुताबिक उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। केजरीवाल की तशखीस करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक गुज़िश्ता रात सर्दी में गुजारने की वजह से वजीर आला की सेहत मुतासिर हुई है। दो दिन खुले में रहने की वजह से, रात को खुले में सोने की वजह से उनकी खांसी जो है काफी बिगड़ गई थी, जिसके की वजह से हमने उनके जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको कल रात को बुलवाया था। उन्होंने चेकअप करने के बाद जो है सीटी स्कैन, एक्सरे, चेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया था, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो वो पूरे हो गए। उनका जो सीटी है वो नॉर्मल है, उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, बाकी ब्लड की और एक्सरे वगैरह की जो भी रिपोर्ट जब आएगी तो तब मैं शेयर कर पाऊंगा आपके साथ। डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा उनको खांसी रहती है, आप लोगों ने एडवाइस नहीं किया था कि वो ऐसे ठंड में बाहर रहेंगे तो उनकी हेल्थ एक बहुत बड़ा रिस्क है। बीइंग अ सीएम उनको सोचना चाहिए, उनकी हेल्थ खराब होती है तो दिल्ली का काम भी सफर होता है। I don't know what to say about that. कौमी ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा का कहना है कि कमीशन की जानिब से सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ममता शर्मा ने दिल्ली के वजीर कानून से ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा किया है। कांग्रेस और दीगर ख्वातीन तंजीमों ने भी सोमनाथ भारती के रवैये की मजम्मत की है। कमीशन ने इस केस को टेकअप कर लिया है और उन्होंने उनको समन भी किया था। ये पता नहीं वो समन किया उसमें गए कि नहीं गए, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गलत किया इन्होंने, जो भी किया है कानून को अपने हाथ में लिया है। तो स्टेट कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम इसको टेकअप करेंगे। देखिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, बल्कि मुख्यमंत्री जी को उनसे रेजिग्नेशन लेना चाहिए। जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। उनका किसी भी तरह से अधिकार नहीं बनता कि जहां महिलाएं रहती हों वहां वो जाएं और इस तरह की हरकत करें। तो मैं सोचती हूं कि उनको खुद ही सम्मानजनक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोमनाथ भारती उनकी तरफ से जो अफ्रीकन और जो महिला के साथ जो उनकी कमेंट्स थे, जो बिल्कुल रेशियल कमेंट्स है, ये हम हर हालत में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। It was very irresponsible on the part of Somnath Bharti to have acted like this and violate law, take law into in his own hands, because our law specifies that any action against women in the midnight is not
taken is not right. राम मंदिर से मुतालिक अरुण जेटली के बयान पर सियासत गर्मा गई है। वाज़ेह है कि अरुण जेटली ने कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा गरचे बीजेपी के मंशूर में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी का मुद्दा है। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और जेडीयू लीडर साबिर अली ने कहा कि बीजेपी की पूरी सियासत फिरकापरस्ती की बुनियाद पर ही मबनी है। जी कहें या न कहें, उनको तो इस इलेक्शन को या जो भी इलेक्शन आएंगे उनको उसी लेवल पे या उसी मकसद पे इलेक्शन ही लड़ना है। उन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया मोदी को बहुत ही हिंदुत्व के ऊपर बोल के, फिर देखा कि हल्के पड़ गए तो फिर उनको डेवलपमेंट का आदमी पेश किया। अल्टीमेटली उनका मुद्दा जो है वो वही है कि जितना कम्युनलाइजेशन किया जा सके, और अभी एक मुद्दा जिसपे पूरा हिंदुस्तान बांट चुके, इतनी बुरे हालात हो गए हैं, दिखाने के लिए वो मना करते हैं लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनके पास कोई दूसरा वोट है ही नहीं। वो सिर्फ जो जहनों को खराब कर चुके हैं वही वोट है उनके पास, इसलिए वो उन्होंने कहा, मैं समझता हूं वो हम सबको मालूम है, लेकिन अच्छी बात है कम से कम उन्होंने बोल दिया इस बात को। ऐसा है बीजेपी की जो राजनीतिक जन्म हुई, जो बुनियाद है वो इसी बेस पर है, देश के बांटने पर, समुदाय को बांटने पर, मजहबों के नाम पर बांट के अपनी राजनीति की सत्ता कैसे आए, इनकी बुनियादी वसूल रही है। जब इनके साथ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो उनको लगता है कि इनके साथ सत्ता है, अपने जो दिखावा है उसको हम बैकड्रॉप में बक्से में बंद रखकर हम सत्ता तक पहुंचाते तो वो सब काम करते हैं। ये पार्टी इनकी कोई वसूल नहीं, देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता हर कीमत पे चाहिए, चाहे वो लोगों का खून बहाए, पूरे देश में खून की नदियां बह जाए, देश कहीं भी चला जाए, कितना भी पिछड़ जाए, कोई बात नहीं, इनको सत्ता चाहिए। कश्मीर वादी में भारी बर्फबारी हुई है। गुज़िश्ता रात से ही कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में 24 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में कल से अब तक तकरीबन 12 इंच बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और दीगर सड़कें बंद हैं। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रूपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। वो सुबह कभी तो आएगी। गरीबों को, अमीर लोगों को और जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया
वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी आज अमेठी के 2 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे और अपने हल्के इंतखाब में मरकज की स्कीमों के निफाज के ताल्लुक से जानकारी लेंगे। अमेठी में राहुल गांधी के नुमाइंदे के मुताबिक कांग्रेस लीडर कुछ देहातों का अचानक मुआयना भी कर सकते हैं। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने हाल ही में अमेठी में रैली करके राहुल की कारकर्दगी पर सवाल उठाया था। तेलुगु फिल्मों के अफसानवी अदाकार अक्किनेनी नागेश्वर राव का कल रात इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। कुछ अरसे से वो कैंसर में मुब्तला थे। तेलुगु फिल्मी सनत में इनकी खिदमत के लिए इन्हें बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। नागेश्वर राव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुन के वालिद हैं। తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఆయన ఉంటాడు। అలాంటి మహానుభావుడికి నా హృదయపూర్తిగా అశ్రు నివాళి అర్పిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను। నమస్కారం। నట సమ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోవడం అనేది నిజంగా ఈ మన సినీ ఇండస్ట్రీ సకల యజ్ఞ తపఫలములను పొందువానిగను సకల ప్రపంచ నియామకునిగను నన్ను గ్రహించిన మహనీయుడు మోక్షమును పొందుచున్నాడు। యం సన్యాస ఇతి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్ప। उत्तराखंड असेंबली में मरकज की तर्ज पर लोक आयुक्त बिल पास किया गया। ये नया बिल साबिका बीजेपी हुकूमत के बिल की जगह लेगा। बीजेपी अरकान असेंबली ने बिल की मुखालफत करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया। नए बिल के मुताबिक लोक आयुक्त 4 अफराद पर मुश्तमिल होगा। हाईकोर्ट के साबिक जज लोक आयुक्त की क़यादत करेंगे। 4 रुकनी पैनल में 2 का ताल्लुक अदलिया से और 2 अरकान का ताल्लुक दूसरे शोबा हयात से होगा। 3 बहुत अहम कानून पारित किए। एक लोकायुक्त कानून बनाया है जो कि संसद द्वारा पारित लोकपाल के तर्ज पे बनाया गया है और जिसको सारे राष्ट्रीय दलों का और अन्ना हजारे का समर्थन है। वो कानून हमने उसको आज इस राज्य में लागू किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पे लोकायुक्त कानून बनाया है। इस कानून में बहुत ज्यादा छेद हैं जिसको वर्तमान सरकार ला रही है। यहाँ के भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम कानून जो माननीय खंडूरी जी की सरकार लाई थी वही था। इसलिए हमने इसका विरोध किया है। इसमें धारा 53-54 इतनी खतरनाक धाराएं हैं। उन धाराओं को अगर लागू हो रहा है जैसे एक्ट इन्होंने कर दिया उसके प्रदेश का अहित हो जाएगा और इसकी अपील सिविल कोर्ट में जाने के लिए भी मनाही कर दिया है जो लोकायुक्त के सामने आएंगे। यानी कि रोने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। ये वाली स्थिति। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने 3 नौजवानों को बरी कर दिया है। इन तीनों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में 2002 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तीनों को खातिर खा सबूत न होने की बिना पर रिहा किया। मुलजिमीन को 11 साल के बाद रिहाई मिली है। मुरादाबाद में पोटा के खुसूसी अदालत के जज रूप किशोर गुप्ता ने पोटा एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 नौजवानों को खातिर खा सबूत न होने की बिना पर रिहा कर दिया। जावेद, ताज मोहम्मद और मकसूद पर पोटा के तहत लगाए गए तमाम इल्जामात को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के तहत गिरफ्तार इन तीनों नौजवानों को 11 साल बाद रिहाई नसीब हुई है। रामपुर पुलिस ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जाम में तीनों को गंज कोतवाली से 2002 में गिरफ्तार किया था। अरेस्ट किया 4 लोगों को, उसमें जावेद और गुड्डू और आपका ताज मोहम्मद, मकसूद और मुमताज मियां। ये चारों मुलजिम पकड़े गए तो इनसे कोई खास चीज बरामद नहीं हुई। सिर्फ
फोटो स्टेट और कुछ हाथ के लिखे हुए लेटर्स वगैरह मिले इनसे। एक आध नक्शा उसे दिखा दिया कि साहब ये वहाँ का कैंप का नक्शा है, या गतिविधियां जो होती हैं, मूवमेंट होता है मिलिट्री का, उसकी गतिविधियों का वो है ब्यौरा है। कुछ रसीद वगैरह दिखाई कि साहब ये उसकी फैक्स की रसीदें हैं और ये सब जो है ISI पाकिस्तान को भेजते थे। ये एलिगेशन इन पे लगाया गया। इन मुलजिमीन के अलावा STF ने मुमताज मियां नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया था। ताम चार्जशीट पेश करने के बाद मुमताज पर से पोटा हटा लिया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत की रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पोटा के इतलाक को गलत बताया था। वकील दिफा का कहना है कि STF ने नौजवानों पर जो संगीन इल्जामात आयद किए थे वो अदालत में साबित नहीं हो पाए। अब ट्रायल में ऐसा था कि जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष था उसने जितनी एविडेंस थी, कई बार ये कोशिश की कि ये जो किसके हाथ के लिखे हुए हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलान करने की कोशिश कराई। इनके भी यानी हैंडराइटिंग लिए गए, मगर 3 बार हैंडराइटिंग लेने के बाद भी वो हैंडराइटिंग जो है इनके हस्तलेख से मिलान नहीं कर पाई। इस मामले की कार्रवाई मुरादाबाद की खुसूसी पोटा अदालत में 11 साल तक चली। इल्जामात की संगीनी की वजह से इन नौजवानों को जमानत भी नहीं मिल पाई। आखिरकार 11 साल बाद इन्हें इंसाफ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर बाबा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनी जंगजुओं को हलाक कर दिया है। इसराइली पुलिस ने आज सुबह बताया कि हालिया दिनों इसराइल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को गजा में मार गिराया गया, जबकि गजा एम्बुलेंस सर्विसेज ने 2 फलस्तीनियों के हलाक होने की इतला दी है, जिनमें से एक की शिनाख्त अहमद जानिम की हैसियत से की गई है और दूसरे का ताल्लुक इस्लामिक जिहाद ग्रुप से बताया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में शिया जायरीन को निशाना बनाते हुए किए गए कार बम धमाके में 20 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। महलूकीन में बच्चों और ख्वातीन के अलावा हिफाजती अमले के भी अरकान शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिया जायरीन ईरान से लौट रहे थे कि कार बम से बस को निशाना बनाया गया। कोई किसी किस्म की भी सिक्योरिटी हम लोगों के लिए नहीं है।
हमारे बंदे खुद इन बसों को सिक्योरिटी देने के लिए आते हैं। आज उनमें से भी कुछ लड़के चले गए, वो भी शहीद हुए हैं। कोई इमदादी टीम गवर्नमेंट की नहीं आती, कोई एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है गवर्नमेंट की अपनी तरफ से, ना ही लेवीज, ना पुलिस फोर्स, ना ही कोई किसी भी किस्म की कोई भी गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन चला रही है। वक्फे से पाकिस्तानी फजाइया के जेट तैयारे और हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। बीती रात से अब तक फौजी ऑपरेशन में 40 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली के मकाम पर शिद्दत पसंदों के मुश्तबह ठिकानों पर फौज के फजाई हमलों में कई शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौजी हुक्काम के मुताबिक हमलों में हलाक होने वाले बाज शिद्दत पसंदों का ताल्लुक हाल ही में पेशावर और बनू में फौज पर होने वाले हमलों से था। फौज को इलाके में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तलात मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गुज़िश्ता रात से जेट तैयारों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरान शाह में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात जेट तैयारों से कार्रवाई की गई, जबकि मंगल की सुबह से फजा में हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जो वक्फे से शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये भी इत्तलात हैं कि जेट तैयारों की बमबारी में आम शहरियों के मकान भी निशाना बने हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कार्रवाई में मरने वाले बेशतर शिद्दत पसंद हैं, ताहम तालिबान की तरफ से इस सिलसिले में अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फौज की छावनी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले के करीब धमाके में 20 फौजी जवान हलाक हो गए थे। शिद्दत पसंदों की तरफ से फौज को निशाना बनाए जाने के सबब अब फौज शिमाली वजीरिस्तान में खुसूसी ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शाम में कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद और उनमें से 11,000 अफराद को फांसी दिए जाने से मुतल्लिक़ सामने आने वाली रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका दोनों ने तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंतहाई खौफनाक करार देते हुए इस मामले की मुकम्मल जांच की जरूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने शाम से मुतालिक उस मुबैना रिपोर्ट को इंतहाई खौफनाक व खतरनाक करार दिया है, जिसमें बशारुल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों के साथ तशद्दुद और हजारों कैदियों को फांसी दिए जाने का इल्जाम आयद किया गया है। वाज़ेह है कि जंगी जराइम के 3 साबिक जजों के हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि शाम में बगावत के आगाज से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद किया गया और उनमें 11,000 अफराद को फांसी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के सरबराह के तर्जुमान का कहना है कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक है और इस मामले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। दूसरे ने अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर अपने रद्दअमल में कहा कि रिपोर्ट इस बात की अहमियत को जाहिर करती है कि शाम के सद बशारुल असद की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मेरी हाफ का कहना है कि शाम की सूरत हाल खतरनाक है और बशारुल असद हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाना चाहिए, जबकि शामी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिपोर्ट कतर की ईमा पर तैयार की गई है जो शाम के बागियों की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट शाम से मुतल्लिक अमन मुज़ाकरात से ऐन क़ब्ल सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यूक्रेन में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कल होने वाली बातचीत आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दी गई। हालांकि यूक्रेन के सदर ने इस अहम बातचीत के न होने पर अफसोस जाहिर किया। इस बीच हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में कोई खास कमी नहीं आई है। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद तकरीबन 2,000 मुजाहिरीन की फसाद मुखालिफ दस्तों से झड़पें भी हुई। थाईलैंड में वजीर आजम यिंगलक शिनावित्रा की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मंगल के रोज भी एहतजाज की क़यादत करने वाले पीपल्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कमेटी के सरबराह की क़यादत में दारुल हुकूमत बैंकॉक में सैकड़ों मुजाहिरीन ने रैली निकाली। ख्याल है कि एहतजाजी मुजाहरे हालिया हमलों के बावजूद जारी हैं। थाईलैंड में एहतजाजी रैलियों के दौरान गुज़िश्ता इतवार के रोज और उससे पहले जुमे को किए गए धमाकों में कम से कम 1 शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। यिंगलक शिनावित्रा की हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाजी रैलियों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों के बाद अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है, हुकूमत या खुद मुजाहिरीन। हुकूमत का कहना है कि रैलियों पर हमले खुद मुजाहिरीन ने करवाए ताकि फौज और अदलिया पर मदाखलत के लिए दबाव डाला जा सके, जबकि एहतजाजियों का इल्जाम है कि रैलियों पर हुकूमत ने हमले करवाए ताकि मुजाहिरीन को डरा धमकाकर खामोश किया जा सके। The security forces, the police, should do their best, first of all, to provide safety
for the people, and also to find those assailants who are responsible for the violence that have occurred the other day. वजीर आजम जिंगलुक शेनावत्रा ने बुरहान को हल करने के लिए 2 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही है, थाईलैंड में एहतजाज और शदीद होने का कवी इम्कान है और इसके साथ मुल्क